अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनी। तो किडनी की फंक्शनल एनाटॉमी हमने वैसे तो जनरली देख ही रखी है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं इसमें कि सबसे पहले जैसे हम टीएस सेक्शन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास इसकी 3 लेयर्स दिखेंगी। ये दिख रहा है क्या? ये 3 लेयर्स दिखेंगी। 3 लेयर्स में सबसे पहली जो लेयर है जो कि एब्डोमेन से अटैच, एब्डोमिनल वॉल से जो अटैच रहती है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? रीनल फेशिया। तो ये सबसे पहली आउटर मोस्ट लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं? रीनल फेशिया। जब इसके मिडिल जब चलते हैं, इसके मिडिल में यानी रीनल फेशिया के बाद कौन सी लेयर मिलती है? ये मिलती है एडिपोज टिश्यू। तो मैंने पहले इसका फंक्शन क्या बताया कि रीनल फेशिया किससे अटैच रहती है? एब्डोमिनल वॉल से, और जो पीछे की डोर्सल वॉल होती है उससे अटैच रहती है। और इसके बाद जो एडिपोज कैप्सूल जो होता है, वो एडिपोज कैप्सूल के अंदर क्या रहता है? फैट फिल्ड रहता है। तो यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द फैट फिल्ड, दिस इज फिल्ड फैट, ये फैट फिल्ड है इस तरीके से, ये फैट फिल्ड है। तो इस फैट फिल्ड को हम क्या बोलते हैं? एडिपोज कैप्सूल। अब इसका काम क्या है? शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। शॉक एब्जॉर्प्शन का मतलब कोई भी अगर आपको जब कोई भी अब आप जोल्ट होता है, गिरते हो, तो उसमें शॉक एब्जॉर्प्शन का काम जो कौन करता है? वो एडिपोज टिश्यू करता है, जो एडिपोज कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब रीनल कैप्सूल्स क्या है? इनरमोस्ट है, फाइब्रस लेयर है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है इसकी। तो रीनल कैप्सूल क्या है? इनरमोस्ट लेयर है। तो ये 3 लेयर आपकी टीएस सेक्शन में आपको दिखेंगी जब आपको टीएस सेक्शन ट्रांसवर्स सेक्शंस का कट करके देखोगे। तो जैसे हमने ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखा, तो मुझे ये पता है कि ये वाली साइड क्या है? लेटरल साइड है, और दिस इज द मीडियल साइड। सो ये कैसी साइड है? दिस इज द लेटरल एंड दिस इज द मीडियल। ओके नाउ इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि मीडियल साइड में हमारा क्या है? एक डिप्रेशन मैंने बताया था, जिस डिप्रेशन को मैंने क्या बोला था? डिप्रेशन क्या होता है? हाइलम होता है। ये डिप्रेशन क्या होता है? हाइलम होता है, मीडियल साइड। और उसी हाइलम के थ्रू क्या है? सारी इनर्वेशंस जितनी भी होती हैं वो क्या है? एंटर कर रही होती हैं इनसाइड द किडनी। ठीक है, जैसे कि ब्लड सप्लाई होगी तो रीनल वेन हो गया उसमें, ठीक है, रीनल आर्टरी हो गई यहाँ पर, और नर्व्स हो गई, रीनल नर्व्स जो होती हैं, और यूरेटर हो गया। ठीक है, यूरेटर बाहर निकल के जा रहा होता है, और नर्व्स, आर्टरी, वेन्स, ठीक है, इसके अंदर एंटर कर रही होती हैं। यह तक समझ में आया? इसके बाद हमने क्या देखा कि जो आउटर मोस्ट होता है, जो आउटर पार्ट होता है किडनी का, जो आउटर पार्ट होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। और इनर, उसके जस्ट इनर क्या होता है? मेडुला। ठीक है, इसके जस्ट इनर क्या होता है? मेडुला होता है। अब मेडुला और कॉर्टेक्स के जंक्शंस पर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे रीनल पिरामिड और मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाली बात ध्यान रखनी होगी आपको कि जंक्शंस ऑफ द कॉर्टेक्स एंड मेडुला के पास ही हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? रीनल पिरामिड्स। और इसमें पैरेलल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो रीनल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिसमें नेफ्रॉन मेजर स्ट्रक्चर है इसके अंदर, उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे एक्चुअली। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर माइक्रो रीनल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पैरेलल होते हैं, जो कि एक एक्सक्रीशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। इसके बाद ये जो पिरामिड्स हैं, ये कहाँ पर अपने फिल्ट्रेस को कहाँ पर डालते हैं? माइनर कैलिक्स में। तो हमने कहाँ देखा? ये माइनर कैलिक्स में डालते हैं। उसके बाद माइनर कैलिक्स से कहाँ डालते हैं? मेजर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स से कहाँ डालेंगे? मेजर कैलिक्स में। और मेजर कैलिक्स से एक ब्रॉड स्ट्रक्चर में जाते हैं जिसको हम बोलते हैं पेल्विस, और हाइलम के थ्रू कहाँ जाते हैं? यूरेटर, यूरेटरी से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ जाएंगे? फिर यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से हम कहाँ है? इनर्वेशन। यूरेथ्रा के बाद कहाँ पे होगा? बाहर हमारे आउटसाइड टू द बॉडी हम निकाल देते हैं अपने एक्सक्रीटा को, यूरिनरी वेस्ट को। ठीक है, जो भी आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है। ठीक है, तो यस इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंट लेयर ऑफ किडनी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंट लेयर ऑफ किडनी। ठीक है, वो टीएस सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था? लेयर किडनी ऑफ द, मतलब उसकी फेशिया पढ़े थे। लेकिन ये किडनी ऑफ लेयर मतलब किडनी को कितनी लेयर्स में बांटा है, हमने भी देखा था ना कि किडनी को इस तरीके से कोई किडनी है तो उसमें आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, और यहाँ पे साइनसेस प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि दिस इज द कॉर्टेक्स, दिस इज द मेडुला, और ये आपका क्या है? साइनसेस इस तरीके से है। तो यहाँ पर यही चीज बताने वाला हूँ मैं कि आउटर मोस्ट क्या है आपका? आउटर क्या रहता है? कॉर्टेक्स रहता है। इनर क्या रहता है? मेडुला रहता है। और उसके भी मेडुला के अंदर क्या रहता है? रीनल साइनसेस रहता है। तो आउटर कॉर्टेक्स को कैसे पहचानेंगे? तो ये डार्क और ग्रेन्युलर अपीयरेंस होती है इसकी। ठीक है, और ये क्या रखता है? रीनल कार्पस्कल्स और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को रखता है। ठीक है, तो ये इसकी जो पहचान है वो कैसी है? डार्क एंड ग्रेन्युलर होता है, कंटेन रीनल कार्पस्कल्स एंड द कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद इनर मेडुला में क्या रहता है? इनर मेडुला कंटेन ट्यूबुलर एंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स। तो इनर मेडुला जो होता है वो ट्यूबुलर और वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स को रखता है, जो कि एक पैरेलल रेडियल लाइन में अरेंज रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल रेडियल लाइन में अरेंज देखे थे, और वो क्या है? डिवाइडेड हो रहते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 8 to 18 रीनल पिरामिड्स। ठीक है, तो हमने देखे थे पैरेलल इस तरीके से जो हमारे वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स थे प्रेजेंट इनसाइड द रीनल पिरामिड्स, तो वो कितने होते हैं? 8 to 18 होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो इनर मेडुला के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद रीनल साइनसेस की बात करते हैं
रीनल साइनसेस क्या क्या करता है, रीनल साइनसेस सबसे पहले अपर एक्सपेंडेड पार्ट रखता है किसका, रीनल पेल्विस का। आपने देखा था रीनल पेल्विस जो था इस तरीके से, जो यूरेटर, इसके रीनल पेल्विस के जस्ट नीचे क्या था, यूरेटर जा रहा था इस तरीके से ना, तो ये अपर एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ यूरेटर ही हम क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं। और रीनल पेल्विस के फिर सब डिवीजन थे, मेजर था, और मेजर में से माइनर कैलिक्स इस तरीके से निकल रहे थे, ठीक है ना। तो ये क्या है, माइनर कैलिक्स हो गए, ये वाले क्या हो गए, माइनर कैलिक्स हो गए, और ये वाला अंदर वाला क्या हो गया, मेजर कैलिक्स हो गया। तो 2 to 3 तो होते हैं आपके मेजर कैलिक्स, और 8 क्या होते हैं आपके माइनर कैलिक्स होते हैं। और इसी के अंदर क्या रहती है, रीनल साइनसेस के अंदर ही आर्टरीज, नर्व्स और वेन्स रहते हैं। इसके अंदर क्या रहती है, ब्रांचेस ऑफ आर्टरी, नर्व्स एंड वेन्स एंड लूज कनेक्टिव टिश्यूज, जिसमें कि आपके फैट सेल्स आपके प्रेजेंट, यहाँ पे फैट टिश्यू प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो अब हम देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ किडनी, ठीक है। फंक्शंस ऑफ किडनी में हम सबसे पहले देखेंगे कि फंक्शन ऑफ किडनी में सबसे पहले क्या होता है, रोल इन होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस को आप जानते ही हैं, दिस इज द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। होम्योस्टेट क्या होता है, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। तो किस तरीके से कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को किस तरीके से कांस्टेंट रखता है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी के अंदर बनते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट, उनको बाहर करता है। तो जो यूरिया होता है उसको भी बाहर करता है, यूरिक एसिड है उसको भी बाहर करता है। तो यूरिया जो होता है, यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड। तो यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट किसका है, एंड प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड। तो देखो ये यूरिया जो है आपका वो किस तरीके से है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द अमीनो एसिड। ऐसे ही यूरिक एसिड जो है वो एंड प्रोडक्ट किसका है, दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। तो देखो ये जैसे ही आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो जाती हैं, उसके बाद इसके एंड प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं। जैसे यूरिया बना उसको एक्सक्रीट कर देता है, जो कि हार्मफुल है बॉडी के लिए। यूरिक एसिड है वो भी एक्सक्रीट करा जाता है, जो कि इसका एंड प्रोडक्ट है न्यूक्लिक एसिड का। ऐसे क्रिएटिनिन जो है आपका, क्रिएटिनिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द मस्कुलर मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ मस्कुलर मेटाबॉलिज्म। जो मसल्स की आपकी मसल्स के अंदर से जो एक्टिविटीज होने के बाद जो मेटाबॉलिक वेट बनता है, उस मेटाबॉलिक वेट का नाम क्या होता है, क्रिएटिनिन। तो ये कैसा है, मस्कुलर मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। इस तरीके से बिलिरुबिन इज द मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन। तो दिस इज द हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन के बाद जब मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, डिग्रेडेशन के बाद, तो आपका क्या होता है, बिलिरुबिन बनता है। ये भी इसके द्वारा एक्सक्रीट करता है और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। एक तो एक्सक्रीशन के द्वारा हो गया, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा आपका क्या है, दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ द वाटर बैलेंस, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन कराने के बाद, सिक्रीशन कराने के बाद मेंटेनेंस ऑफ द वाटर बैलेंस। देखिए वाटर का एब्जॉर्प्शन कराना, रीअब्जॉर्प्शन कराना, ये सारे काम किसी के द्वारा होता है, किडनी के द्वारा होता है। और ये क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। डिटेल पढ़ेंगे इसके, डिटेल ये अभी बस जस्ट बता रहे हैं। अब मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आपने देखा होगा कि सोडियम पोटेशियम को हम आप क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्ब करा लेते हैं, SU3 को रीअब्जॉर्ब करा देते हैं, H+NH3 को हम क्या करते हैं, सिक्रीट कराते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट का जो है आपको डिटेल पढ़ेंगे। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी इसके किडनी के द्वारा ही होता है। इसके बाद एसिड बैलेंस का भी देखो, एसिड बेस में आपने देखा होगा कि H+ का आप क्या कर देते हैं, सिक्रीट, H+ उसके अंदर सिक्रीट करा देते हैं ना, SU3 नेगेटिव को रीअब्जॉर्ब करा देते हैं। तो ये सारे आयंस की वजह से ही हम मेंटेनेंस ऑफ एसिड बैलेंस को आप देख पाते हैं। तो इसको भी डिटेल स्टडी करेंगे एक पूरा, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं दूसरा फंक्शन इसका, एक तो हमने रोल ऑफ होम्योस्टेसिस देख लिया डिफरेंट। इसके बाद देख लेते हैं होम्योपैथिक फंक्शन। होम्योपैथिक मतलब ब्लड फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। तो ब्लड फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन, जो कि आरबीसी, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का एक रिलीज करता है, जो कि आरबीसी प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा मदद करता है, ठीक है। तो होम्योपैथिक फंक्शंस में भी किडनी का बड़ा रोल है। इसके बाद एंडोक्राइन फंक्शंस है इसके, जो कि एरिथ्रोपोइटिन और थ्रोम्बोपोइटिन को हटा के कुछ और भी हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो ये एक एंडोक्राइन फंक्शंस भी हम इसमें देखते हैं किडनी के। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें और आगे शेयर करते रहें प्लीज़, ताकि हम वीडियो बनाते रहें आपको इसी तरीके से। थैंक यू वेरी मच।